नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कोराई। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर के सेक्टर 26 में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया। लगभग 4.5 एकड़ में 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में ये कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सर्व सुविधा युक्त राजधानी नवा रायपुर में इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में 72 क्वार्टर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया है। नवा रायपुर अटल नगर के नॉर्थ ब्लॉक के सेक्टर 19 में इस भवन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सहित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नए सुविधाजनक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी संकट में दिखाई पड़ रही है। सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं होने से जाम के हालात बन गए हैं। वहीं अब तक के एफसीआई ने चावल जमा करने की अनुमति राज्य को नहीं दी है। किसान बारदाने की कमी से पहले से ही जूझते आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने माना है कि हालात नियंत्रण से बाहर हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की है। इसका और माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का दुर्भाग्य है कि जो पूरे प्रदेश व्यापी जो समस्या है उसके बारे में वो हमेशा मौन रहते हैं। बारदाने की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ओहदे में भारतीय जनता पार्टी में वो बैठे हैं और समूचे छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। उसमें डॉक्टर रमन सिंह से कोई ट्वीट की हम उम्मीद करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करे कि छत्तीसगढ़ की चावल को तत्काल एफसीआई खरीदी करे। देखिए, ये तो कल बैठक होगी, किसान संगठनों से चर्चा करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने लगातार पीएमओ और केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से चर्चा की है। जरूरत पड़ेगी तो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में फैसला हो। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार को फिर एक बार धान खरीदी केंद्र में हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि धान केंद्र में पर्याप्त बोरियां नहीं है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार ने जो वादा धान खरीदी के लिए किसानों से किया था, उससे सरकार मुकर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का आधा अधूरा धान इसलिए खरीद नहीं रही है ताकि उन्हें किसानों को पैसा देना ना पड़े। पूरे धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, बोरा है नहीं और लोग खाली लौट रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। पिछले समय भी टोकन दिया गया और उसके लिए चक्का जाम भी किसानों को करना पड़ा। लगभग स्थिति उसी प्रकार से उत्पन्न हो रही है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो किसान बोरा में लेकर के आ रहे हैं, जितने रेट में लेकर के आ रहे हैं, उसके अनुसार से उसका भुगतान होना चाहिए, नहीं तो किसानों का शोषण होगा। यहाँ सरकार के द्वारा आधी अधूरी रेट बोरा के दे रहे हैं, उसमें भी किसान परेशान है। इसको लेकर के सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
बीते कल लोरमी ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र प्रभारी से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको देखते हुए आज जिले के धान खरीदी प्रभारी आज जिला मुख्यालय पहुंचे व धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि जिले के कुछ संवेदनशील खरीदी केंद्रों में खुड़िया केंद्र का नाम भी आता है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी संवेदनशील केंद्रों में सतर्कता बनाए रखता है। बीते कल हुई इस घटना के बाद अब प्रभारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस पूरे मामले पर प्रांतीय उपाध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार कर्मचारियों पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का साथ भी खरीदी प्रभारी के साथ देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी अनुविभागीय अधिकारी सुर्खियों में रह चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब अपर कलेक्टर ने बताया कि आज दोनों पक्षों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है व मामले की जांच की जाएगी। ये तो है, लेकिन जब तक कोई चीज की जांच हो जाती, परीक्षण प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक नहीं बताया जा सकता कि क्या सत्यता है कहने में। और दूसरा, जहां तक समिति के जो उनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि धान खरीदी बंद कर दी जाएगी और प्रॉपर अगर जांच नहीं होती, हटाया नहीं गया, तो इस संबंध में कलेक्टर साहब जो है वो निर्णय लेंगे और वे उनसे भी मिलेंगे। तो उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माया नगरी मुंबई हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और बॉलीवुड में करियर बनाने व हीरोइन बनने के लिए हजारों लड़कियों ने गलत लोगों के चुंगल में फंसकर अपनी जिंदगियां भी बर्बाद कर ली हैं। जशपुर के बगीचा पुलिस की सक्रियता से 2 नाबालिग बच्चियों भी बॉलीवुड में हीरोइन बनने के सपने संजोकर घर से बिना बताए मुंबई भागी। दोनों बच्चियों को राजस्थान से रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल बगीचा थाना क्षेत्र की 11 और 14 साल की 2 बच्चियां यूट्यूब में बॉलीवुड में हीरोइन बनने के सपने देखने लगी और यूट्यूब में दिए गए मुंबई के एक पते पर जाने के लिए दोनों घर से बिना बताए भाग गई। दोनों बच्चियां बगीचा से बस से रांची पटना होते हुए दिल्ली पहुंची और दिल्ली से जो है मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन बगीचा पुलिस की सक्रियता और ट्रांसपोर्ट कंपनी समेत कुछ अन्य लोगों की मदद से दोनों बच्चियों को मुंबई के रास्ते में राजस्थान के उदयपुर में राजस्थान पुलिस ने बस से बरामद कर लिया है। और वहीं आपको बता दें, दोनों बच्चियों के बरामद होने के बाद परिजनों ने जो है राहत की सांस ली है। ग्राम छतरपुर के उप सरपंच के द्वारा थाना बगीचा कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके गांव की 2 बच्चियां को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है, जिस पर थाना बगीचा में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना में लिया गया एवं श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जशपुर के दिशा निर्देश पर तत्काल टीम बनाते हुए कार्रवाई करते हुए टीम रवाना किया गया। पूछताछ पर पता चला कि दोनों बच्चियां हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाना बताए, जिस पर से पहला लोकेशन उनका हमें पटना में मिला, जहां टीम रवाना किया गया, परंतु पटना में दोनों बच्चियों को बरामद नहीं किया जा सका। चूंकि दोनों बच्चियां मोबाइल फोन भी यूज नहीं कर रही थीं, अतः दोनों बच्चियों को रिकवर करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दोनों बच्चियों का एक लोकेशन दिल्ली के एक ऑटो वाले से प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हमने फ़ोन से ऑटो वाले को संपर्क कर अशोका ट्रेवल्स से मुंबई की ओर जाना पता चला, जिसे अशोका ट्रेवल्स के मालिक से बातचीत करके दोनों बच्चियों को बस में बैठे होने की तस्दीकी करने पश्चात उदयपुर के सीआई सेक्टर 6 के, जिनके माध्यम से दोनों बच्चियां उदयपुर में उतर रही हैं, बताया गया एवं उदयपुर के सीआई के माध्यम से दोनों बच्चियों को सकुशल अभी बरामद कर लिया गया है एवं थाना बगीचा से टीम रवाना कर दिया गया है दोनों बच्चियों को वापस लाने हेतु, जिस पर पुलिस महानिदेशक महोदय के विशेष ऑपरेशन मुस्कान के तहत एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जशपुर के मिथिलेश जी बताएंगे, जो नाबालिग बच्चियां अभी गुम हो गई थीं उसमें क्या हुआ? जी, लोग 24 तारीख को लोग 12 बजे रात को अंबिकापुर बस के बाद ले लोगों क्या बोलते हैं बस रिजर्वेशन के लिए सीट बुक किए। उसके बाद में लोग 12 बजे रात को निकले, 3 लड़कियां, जिसमें 2 लड़के गाड़ी में बैठे और रांची की रवानगी हो गए। उस बाद रांची में 7-8 बजे पहुंचने के बाद में ड्राइवर जी से हम लोग का बात हुआ, तो ड्राइवर जी बोले कि
दो बच्चे आए हुए हैं और अभी ऑटो के लिए हम लोग पूछे तो ऑटो करके रेलवे स्टेशन के लिए पूछे तो रेलवे स्टेशन भेज दिए हम लोग। उसके बाद में रेलवे स्टेशन के बाद में इन लोग फिर कुछ पता चला 11 बजे रात को हम लोग को फोन आया, वो माने पटना से, तो पटना लाज वाला के नंबर से बात हुआ। उसके बाद में इन लोग पता चला कि पटना में है। उसके बाद में रात को 11 बजे थाना स्टेशन हम लोग गए, फिर टीआई साहब से संपर्क होने लगा। उसके बाद में फिर ट्रेस नंबर हुआ। उसके बाद में जब वो लोग पता चला तो हम लोग 1 बजे रात को रावणगी पुलिस विभाग के साथ में चले गए, फिर लेकिन उनका कामयाबी हम लोग का नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से सुबह लोग 10 बजे निकल चुके थे, हम लोग इधर से 12 बजे पहुँचे। उसके बाद इन लोग ट्रेन में कुछ कारणवश से नहीं मिल पाया टिकट। उसके बाद इन लोग चले गए बस लाइन पकड़ के इन लोग दिल्ली में, फिर मुंबई के लिए स्टेशन गए। उसमें ऑटो के माध्यम से जा रहे थे तो ऑटो वाला नंबर से उन्होंने किसी उनके साथी से बात हुआ तो साथी हम लोग को बताया, उस नंबर के जरिए हम लोग उनको सुराग लगा। फिर थानेदार प्रभारी शर्मा साहब से हम लोग को बात हुआ, फिर आए उन लोग पूरा टेकअप किए, पूरा हर जगह छापामार कर बातचीत हुआ। उसके बाद में फिर उनको पता चला कि अशोका ट्रेवल्स में लोग दिल्ली से मुंबई के रवानगी हो रहे हैं। फिर उस तरह उन लोग से मालिक से बात हुआ। मालिक से बात होने के बाद में ड्राइवर कंडक्टर से बात होने, बच्चे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने उदयपुर तक उन्होंने लेके आया। उस बाद में पुलिस के माध्यम से उदयपुर थाना पर प्रभारी उन लोग को धर के रखे और थाना में रखे, जिसमें हम लोग को आज 29 तारीख शाम को लोग माने हमारे जो बीच के लड़की के पिताजी और भाई और पुलिस विभाग के जो स्टाफ हो गए लेने के लिए गए हुए हैं। पुलिस ने बिहार के नेपाल सीमा स्थित गोड़ा सहन गांव के शटर कटवा गिरोह के सरगना सहित 7 सदस्यों को अलग अलग जगहों से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गिरोह के कब्जे से चोरी की 89,000 नकदी व मोबाइल बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये गिरोह पहली बार पुलिस के हाथ लगा है और एक बड़ी कामयाबी धमतरी पुलिस को मिली है। पुलिस ने बताया कि नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ा सहन गांव में बड़ी संख्या में लोग चोरी और सेंधमारी गिरोह चलाते हैं, जो देश भर में वारदातें करते रहते हैं। चोरी का सारा माल ये गिरोह अपने नेटवर्क से नेपाल भेज देते हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह आपस में कोड वर्ड से बात करते हैं। मसलन पुलिस को मास्टर बुलाते हैं, अपने सरगना को मालिक, वहीं शटर तोड़ने वालों को पहलवान और दुकान से माल निकालने वालों को प्लेयर कहते हैं। धमतरी पुलिस ने इनके जो 9 के ग्रुप इनमें से 7 जिनमें मुख्य सरगना भी है इनमें शामिल, इनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई हुई है। चोरी मोबाइल बरामद हुआ है? अभी फिलहाल 9 मोबाइल बरामद हुए। अभी हम इसके लिए रिमांड लेके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर ये मोबाइल कहाँ से बरामद हुए? इनके कब्जे से। और ये मोबाइल जो फेंके थे डीवीआर ये नाले से अपने यहाँ। कौन से नाले से सर? ये सिहावा ये कौन सा है? पीडी नाला। अपने मोबाइल फेंके थे कि ये मोबाइल? नहीं ये डीवीआर फेंके थे, डीवीआर को फेंके थे। सर वो बताइए, जो दिलचस्प चीज है कोड वर्ड में जो बात करते हैं किसको क्या कहते हैं? ये जैसे अपने जो सरगना है उसको मालिक कहते हैं, जो अंदर घुसता है उसको प्लेयर कहते हैं, और जो शटर काटता है उसको पहलवान कहते हैं। जैसे पुलिस को ये लोग मास्टर, पुलिस को देखेंगे तो मास्टर कहेंगे, गाड़ी को देख के कहेंगे चक्का डोल रहा है। तो इनका कोड वर्ड है और ये बड़े ही शातिर गैंग है और ये बड़ी उपलब्धि की बात है कि लगभग पूरे गैंग को पहली बार गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता पाई है। सर नेपाल चले गए ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या इसको फॉलो करेगी पुलिस? बिल्कुल करेगी, जहाँ तक संभव होगा, यथासंभव जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उसके तहत हम निश्चित ही बरामदगी के प्रयास करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये अलग अलग जगहों से हुई है, एक तो कोंडागांव, एक रायपुर से। 5 लाख लोन के चक्कर में रिटायर्ड महिला शिक्षक ने 54 लाख रुपए गंवा दिए हैं। ये पूरा मामला नए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही के गोरेला थाना अंतर्गत आने वाले पतरा टोला का है, जहां पर एक रिटायर्ड महिला ने वर्ष 2016 जुलाई महीने में समाचार पत्र में कम ब्याज दर में मेगमा फाइनेंस कंपनी जयपुर के द्वारा लोन देने से संबंधित विज्ञापन देकर 5 लाख रुपए लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। वहीं लोन पास कराने के लिए उक्त फाइनेंस कंपनी ने
पहले तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 17 बार अलग अलग अकाउंट में लाखों रुपए जमा करवाए हुए ठगों ने अब तक बात करें तो 53,78,650 रुपए महिला से ठग लिए हैं। जब महिला को समझ में आया कि मेरे साथ ठगी हुई है तो उसने सारे दस्तावेजों के साथ थाना गोरेला पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गोरेला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में अब जुट गई है। ये मामला है, एक महिला इंदिरा स्वामी नामक पथरा टोला में रहती है। उसने 2016 में न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देखा, उसमें लिखा हुआ था कि कम दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके द्वारा 5 लाख रुपए मकान मरम्मत के नाम से एक आवेदन उस कंपनी को गया। विज्ञापन मेघवा फाइनेंस कंपनी के नाम से था। इसके द्वारा जब आवेदन किया तो उन्होंने इसके खर्चे के नाम से कई बार पैसा अपने खाते में डलवाया। जो महिला इस धोखाधड़ी की शिकार हुई है वह शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी है। ये जानते हुए कि मैं 5 लाख रुपए के लिए लोन ले रही हूँ, उसके बदले में वो 53,87,000 रुपए 17 बार अनेक खातों में जमा करा चुकी है। उसके बाद भी उसके द्वारा किसी को नहीं बताया गया था। जब वो थाने में आई और उससे जब बारीकी से पूछा गया तो ये खुलासा हुआ कि वो 5 लाख के चक्कर में 53,87,000 रुपए करीब 2016 से 2020 अगस्त तक गंवा चुकी है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।